हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बुक्स एंड टॉक्स। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ एंड आई रियली होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आए। तो आज हम इस वीडियो के अंदर BLLB के फोर्थ सेमेस्टर की इंग्लिश की हम ये वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंदर हमने आपका पूरा सिलेबस डिस्कस करा है और जो आपके सिलेबस से रिलेटेड जो क्वेश्चन पिछले 5-7 सालों में आ चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट 6 साल में जो क्वेश्चन आ चुके हैं, वो क्वेश्चंस हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करे हैं। तो मेरी आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्टूडेंट्स वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हमने इस वीडियो के अंदर एंटोनेम्स, होमोनेम्स, सिनोनिम्स, प्रिसाइज राइटिंग, पैरा राइटिंग, सेंटेंस करेक्शन, मर्चेंट ऑफ वेनिस की जो स्टोरी है उसका एक ओवरव्यू और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, ये सब कंटेंट हमने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स, प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अब अगर हम बात करें एंटोनिम्स की, सो बेसिकली एंटोनिम्स होते क्या है? तो एंटोनिम्स हमारे अपोजिट वर्ड होते हैं, वो वर्ड जिनके अपोजिट मीनिंग होते हैं। ठीक है, एंटोनिम्स में हमें उस वर्ड का अपोजिट वर्ड लिखना होता है बेसिकली। जैसे कि बात करें एफेबल की, और बेटा ये सारे वो वर्ड्स हैं जो पहले आ चुके हैं, 5 आते हैं ऑप्शन में, 4 करने होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एफेबल होता है, तो एफेबल का मतलब वो लोग होते हैं जो थोड़े फ्रेंडली होते हैं, जिनको मिलना अच्छा लगता है, जिनका नेचर बहुत फ्रेंडली होता है। तो एफेबल का अपोजिट क्या हो गया? रूड या फिर अनफ्रेंडली। बात करें टेम्ड की, अब जो टाइम्ड लोग होते हैं, जो ये टाइम्ड लोग होते हैं, ये वो होते हैं जो थोड़े पंक्चुअल होते हैं चीजों को लेके, हर चीज मतलब हर टाइम पे अपना जो प्रॉपर काम करते हैं। इसका क्या होगा? अनटाइम्ड लोग या फिर रैंडम लोग, जो भाई जो जब मन करा जो काम कर लिया बिना किसी टाइम टेबल के, बिना किसी स्केड्यूल के। एक्सपेंसिव, वही उसका मतलब चीप हो गया। ब्रेवरी मतलब जो लोग काफी बहादुर होते हैं, इसका मतलब हो गया कॉवर्डाइज या फिर फियर। ग्रम्फी मतलब कि जो लोग थोड़े चिड़चिड़े रहते हैं, ज्यादातर इरिटेटेड रहते हैं, वो। अब अबंडेंट हो गया। ठीक है, अब अबंडेंट का क्या होता है कि जैसे कि कोई भी काम जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, वो सब हमारा अबंडेंट में आ गया। कंसेंट मतलब मर्जी हो गया, एक्सेप्ट किसी भी चीज को कबूल कर लेना, एडमायर किसी भी चीज की प्रशंसा करना। तो इस टाइप के एंटोनिम्स आपके पहले आ चुके हैं, जिसके आपको मीनिंग लिखना होता है, अपोजिट मीनिंग लिखने होते हैं। ठीक है ना, जैसे अफेबल मतलब हमने कहा कि भाई कोई बंदा फ्रेंडली नेचर का है, तो उसका अपोजिट क्या होगा? कोई बंदा रूड नेचर का होगा। तो इस टाइप के एंटोनिम्स आ चुके हैं पहले एग्जाम्स में। ये आर्टिफिशियल का आ चुका है, एरोगेंट, ब्यूटी, बेटर, इम्पोर्ट, ये सारे के सारे जो एंटोनिम्स हमने यहाँ मेंशन करे हैं, ये सब पहले एग्जाम में आ चुके हैं। बट ये प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, गिल्टी, इनोसेंट, ये मैंने थोड़े अपनी साइड से लिख दिए लीगल के, क्योंकि अभी तक वैसे लीगल के तो आए नहीं है, बट फिर भी मैंने एक बार को लिख दिए, क्या पता जो कभी ना हो वो इस बार हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए फिर मैंने ये यहाँ पे थोड़े लीगल के मेंशन कर दिया, जैसे एक्सेप्ट का रिजेक्ट हो गया, कंसेंट का डिसेंट या रिफ्यूज कर देना उस बात को, कन्विक्ट का इक्विट हो गया। तो ये सब कुछ मैंने थोड़े से लॉ के इसमें लिख दिए। ठीक है, अब बात करें होमोनिम्स क्या होता है। तो होमोनिम्स हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो सेम साउंड करते हैं, और कुछ टाइम में उनके स्पेलिंग भी, मतलब साउंड सेम करते हैं, स्पेलिंग डिफरेंट होती है और डिफरेंट मीनिंग होते हैं। अब दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे होमोफोन्स और एक होते हैं हमारे होमोग्राफ्स। होमोफोन्स जो होते हैं वो हमारे वो होते हैं जो सेम साउंड करते हैं, डिफरेंट मीनिंग होता है और डिफरेंट स्पेलिंग होता है। फॉर एग्जांपल ये है सी। सी मतलब ओशन, और मैं कह रही हूँ सी, सी मतलब लुक भी है। साउंड बिल्कुल सेम कर रहे हैं बट स्पेलिंग और मीनिंग दोनों के अलग है, वो होते हैं हमारे होमोफोन्स। और हमारे एग्जाम में होमोफोन्स ही आते हैं, होमोग्राफ्स नहीं आते। होमोग्राफ्स क्या होता है? होमोग्राफ्स वो होते हैं जो कि स्पेल्ड करे जाते हैं बिल्कुल सेम, लिखे भी सेम जा रहे हैं, लेकिन उनका मीनिंग जगह जगह पर अलग है। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑब्जेक्ट टू दैट स्टेटमेंट, इसका मतलब कि मैं उस स्टेटमेंट पे ऑब्जेक्ट कर रही हूँ, मैं उस स्टेटमेंट को अपोज कर रही हूँ। ठीक है, अब सेकंड है दैट शाइनी ऑब्जेक्ट इज अ कॉइन। अब हमने क्या बोला, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? वो एक कॉइन है जिसमें हमने बात करी। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में यूज हुआ, प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग सेम है, लेकिन उनके मतलब अलग है। ठीक है, हमारे पेपर में होमोफोन्स आते हैं, जैसे कि ये हमारे पहले होमोफोन्स आ चुके हैं, जैसे वेट और वेट, ये आ चुका है। वेट मतलब कि किसी भी एक्शन को रोकना, वेट थोड़ी देर रुक जाइए, रोकना किसी चीज को। और वेट मतलब कि किसी चीज का मतलब कोई चीज हैवी है जिसके अंदर कोई वजन है, वो वाला वेट। एक्सेप्ट मतलब कोई भी चीज आप रिसीव कर रहे हो, किसी चीज को एग्री कर रहे हो। एक्सेप्ट मतलब कि हम इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एक्सेप्ट 50% वाले, या फिर ऐसे एक रेशियो होता है ना, तो वही एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग अलग है, मतलब अलग है। ये आपके पहले पेपर्स में, ये जितने भी मेंशन है ना बच्चे, ये सारे के सारे ना आपके पहले पेपर्स में आ चुके हैं, जो मैंने यहाँ मेंशन करे हैं। रूट और रूट, एक रूट होता है हमारा कोई पाथ या डायरेक्शन, और एक रूट होता है हमारा प्लांट की जो जड़ें होती है।
फिर होता है राइट और राइट। राइट मतलब करेक्ट होना और राइट मतलब लिखना। पॉज मतलब एनिमल फीड और पॉज मतलब रोक दो उसको। ठीक है। तो इस टाइप के पहले आ चुके हैं। ऑल्टर किसी चीज के अंदर चेंज करना। अल्टर मतलब स्केयर्ड ऑफ टेबल या रिलीजन सेरेमनीज। ठीक है। चेक क्यों क्या होता है, कोई भी एक रिटर्न ऑर्डर कोई भी मनी पे करने को होता है चेक क्यों, उस चीज को एग्जामिन करना। तो काफी चीजें हमारी सेम है, हम उनको प्रोनाउंसिएशन सेम करते हैं, लेकिन उनका लिखने का मतलब जो स्पेलिंग है वो अलग और उनके मीनिंग अलग है। जैसे साइट और साइट। साइट मतलब हम कोई रेफरेंस देते हैं, जैसे हम केस लॉ में साइटेशन लिखते हैं ना, एक साइट लिखते हैं कि हाँ जी यहाँ से लिया है या ये रेफरेंस है। और एक साइट मतलब एक लोकेशन और एक प्लेस जो हो गया। ठीक है। वेस्ट और वेस्ट, बात दोनों सेम है, प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम हो रही है, लेकिन दोनों के मतलब अलग है और स्पेलिंग्स अलग है। ठीक है। तो ये आता है आपके एग्जाम्स में। आई होप आप लोग को ये समझ आया हो। अगर किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज आप लोग अपना डाउट कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। अब मैं बात करूँ सिनोनिम्स की। सो सिनोनिम्स हमारे सिमिलर मीनिंग के वर्ड होते हैं। अब हम सिनोनिम क्यों यूज करते हैं, सिनोनिम हम इसलिए यूज करते हैं ताकि रिपीटेशन को अवॉइड करा जा सके। हम नए नए वर्ड जगह जगह पे लिखे हैं, ऐसा ना हो अगर मेरे को ब्यूटीफुली लिखना है तो मैं हर जगह ब्यूटीफुल 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 यूज कर रही हूँ। मैं उसमें अलग वर्ड यूज कर सकती हूँ ना। ठीक है ना, प्रीटी यूज कर सकती हूँ मैं उसके अंदर, कुछ और भी वर्ड्स यूज कर सकती हूँ, बट उसके मिलते जुलते वर्ड्स। ठीक है। अब जैसे कि हमने कुछ लिखे हैं जो पहले आ चुके हैं, जैसे कंपोज का हो गया, कोई चीज क्रिएट करना राइट करना है, कोई चीज प्रोड्यूस करना। डायनेमिक हो गया, फोर्सफुली करना, एनर्जेटिक एक्टिव या लाइवली। एंटिक कोई चीज है, अब हमने लिख दिया कोई ओल्ड एज है, कोई एंशियंट चीज है, या फिर कोई यूनिक है या कोई क्लासिक है, तो वो सब इसमें लिख सकते हैं। क्रूशल हो गया, कुछ भी वाइटल चीज हो या काफी क्रिटिकल बात हो या कुछ हर्ष हो, तो वो सब हम इसमें लिख सकते हैं इसके सिनोनिम्स। इनोवेटिव में हम लिख सकते हैं कि हाँ भाई काफी क्रिएटिव है, इन्वेंटिव है, ओरिजिनल चीज है, या फिर। ठीक है। ये सब चीजें हम इसमें लिख सकते हैं इसके सिनोनिम्स में। तो सिनोनिम्स बेसिकली हम वर्ड्स की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम जो उससे मिलते जुलते वो वर्ड लिखते हैं जिनका सिमिलर मीनिंग होता है। ये सारे वो हैं बच्चे जो पहले पेपर्स में आ चुके हैं। जैसे गिल्ड का हो गया, किसी को शेम होना, रिग्रेट होना किसी भी बात का, स्ट्रेसफुल कोई भी टेंस्ड हो या फिर एग्जॉस्टिंग हो बहुत ज्यादा। ठीक है ना, या ओवरव्हीलिंग हो या ओवर थिंकिंग में हो। टफ हो गया, कोई भी हार्ड स्ट्रॉन्ग डिफिकल्ट चीजें हो गई। हम्बल हो गया, कोई मॉडेस्ट मीक या अनअज्यूमिंग चीजें। तो वो सब चीजें हम इसमें यूज कर सकते हैं सिनोनिम्स में। तो ये मैंने वो लिखे हैं जो पहले आ चुके हैं। अब बात करें नाउन की, तो नाउन क्या है, बेसिकली कोई भी हमारा नेम प्लेस एनिमल थिंग कोई भी आइडिया वो सब हमारा नाउन में आता है। तो बेटा नाउन में आपका ऐसा सीन होता है कि जैसे ये ना एबल, अरेंज, ब्रीड, स्लेव, ब्लेंड, सिविल, स्पीक, नो, ऐसे करके लिखा होता है। आपको ऊपर लिखा होता है चेंज द टेंस इन द नाउन फॉर्म, या नाउन को यूज करके इसको आपको चेंज करना है। तो अब ऐसा होता है एबल है, तो हमने एबल को एबिलिटी कर दिया, दैट शी हैज द एबिलिटी टू सक्सीड। अरेंज का द सिटिंग अरेंजमेंट वॉज परफेक्ट। ब्रूड का द ब्रूटेलिटी वॉज शॉकिंग। स्ले का द ड्रैगन स्लेयर इज अ हीरो। तो इस तरह से हमने उसको नाउन में चेंज कर दिया। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में जो आ चुके हैं पहले अब तक, वो सब इसमें डिस्कस है। अब वर्ब क्या होता है, वर्ब बेसिकली कोई भी ऐसा वर्ड होता है जो एक एक्शन को शो करता है, जो दिखाता है कि हाँ जी ये एक्शन हो रहा है, तो वो हमारा वर्ब में आता है। ठीक है। अब वो हमारा खाना पीना भागना दौड़ना वो सब हमारा वर्ब में आ सकता है। गाना, रन ईट राइट सिंगिंग रनिंग, वो सब हमारा वर्ब में आ सकता है। ग्लोरीफाई एक वर्ब है। तो द सॉन्ग ग्लोरीफाइज ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस, जो सॉन्ग है वो ग्लोरीफाई कर रहा है किसको, एक ब्रेवरी और सेक्रीफाइस को। बिलीफ का नाउन क्या होगा, हर बिलीफ इन इनजस्टिस इज स्ट्रॉन्ग। तो इसमें हमने क्या बात करें, हम एक ऑब्जेक्ट की बात करें कि हाँ जो उसका बिलीफ है जस्टिस का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। तो अब मैं कह रही हूँ बिलीव, अब हमें इसे वर्ब में चेंज करना है, तो आई बिलीव इन जस्टिस। बेसिकली ये जो आपके टेंस आते हैं ना वर्ब और नॉन में चेंज करने के लिए बहुत इजी होता है। ये जब आप करोगे तो आप इजीली इसे कर लोगे, इसमें कुछ बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। सबसे इजी पेपर इंग्लिश का ही आता है मुझे ऐसा लगता है। अब मीनिंग्स लिखने होते हैं, वर्ड मीनिंग भी आते हैं जिसमें हमारे अभी तक इलिजिबल आ चुका है, मतलब कुछ भी डिफिकल्ट या इम्पोज, इररेलेवेंट जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लिंग्विस्टिक मतलब कि जो लैंग्वेजेस बहुत सारी बोल पाते हैं, लैंग्वेज एक्सपर्ट। मिशन मतलब कि कंजूस लोग। पेडेस्ट्रियन होता है ना, जो आपने लिखा होगा पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग लिखा होता है जहाँ से लोग गुजर सकते हैं सिटीज एंड टाउन्स में। डेसोलेट मतलब जो एम्प्टी है, अबंडेंट है। इंसॉल्वेंट जो बैंकरप्ट हो चुका है। एंटिक क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो बहुत यूनिक है, जो बहुत टाइम पीरियड से चलती आ रही है। इंडस्ट्रियल मतलब हार्ड वर्किंग पर्सन कोई भी। वाइब्रेंट मतलब जिसके अंदर फुल ऑफ एनर्जी हो। एस्कॉर्ट मतलब एक ऐसा ग्रुप जो लोगों की मदद करता है, लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है।
एवोल्यूशन जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है या फिर जो चेंजेस हो रहे हैं वो सब हमारा एवोल्यूशन में आता है। आउटकास्ट क्या होता है? आउटकास्ट कोई एक पर्सन होता है जो रिजेक्ट होता है सोसाइटी से, या जिसको सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया जाता है, वो हमारा आउटकास्ट हो गया। कॉम्प्रिहेंड मतलब कि किसी चीज को अंडरस्टैंड करना। टिम्ड मतलब कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, जो बहुत ज्यादा शाय है। मिसगोनिस्ट ऐसे लोग जो फीमेल्स को डिसलाइक करते हैं बेसिकली। स्पेंथ्रिफ्ट वो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने में भरोसा रखते हैं, जो वेस्टफुली और केयरलेसली पैसे खर्च करते हैं। एंडेवर मतलब कि एक ऐसा सीरियस स्टेप लेना किसी भी चीज को, मतलब चैलेंज करना। और ये मोस्टली मतलब कि जो एक कोई भी चीज जो डिफरेंट टाइप से या पार्ट से बनाई गई हो। फैसिनेट मतलब कि अट्रैक्ट करना लोगों की अटेंशन को, जो लोगों की अटेंशन को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस टाइप के आपके वर्ड मीनिंग पहले आ चुके हैं। ओके। अब है आपका पैराग्राफ राइटिंग आती है, जिसमें होता है कि आपको 200 वर्ड से एक्सीड नहीं करना। जो सिर्फ लिखा होता है बेसिकली एक्सीड हो ही जाता है। अब जैसे हाँ, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अब इसका सिंपल मतलब है कि भाई अगर किसी को किसी चीज़ का कम ज्ञान है तो बहुत डेंजरस हो सकता है, तो इसके बारे में आपको पैराग्राफ लिखना है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अब स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस का बेसिक तो मतलब यही है कि भाई आप धीरे धीरे कोई काम कर रहे हो, लेकिन आप उस काम को कॉन्स्टेंटली कर रहे हो, तो आप एक दिन जरूर जीतोगे। जल्दी तो नहीं, लेकिन जीतोगे जरूर। ठीक है। तो आपको इसके ऊपर पैराग्राफ लिखना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब इससे पहले कोई मुसीबत आपके पास आए, आप उससे पहले उसको क्योर कर लो ना, उसका हैपनिंग होने का वेट क्यों कर रहे हो? मतलब हम उस चीज को जब क्योर कर सकते हैं तो हमें वो चीज पहले करनी चाहिए, हम वेट क्यों करें कुछ बनाने का? तो इसके बारे में लिखना है जो आ चुके हैं अब तक। नो पेन्स नो गेम। जब तक आपको, अगर आपने कुछ चीज अचीव करनी है, आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करनी है, तो जब तक आपको पेन नहीं होगा तब तक कोई गेन नहीं होगा। तो इनके ऊपर आपको थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। आ रोलिंग स्टोन गैदर नो मोस। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक स्टोन है, जो मतलब कोई भी व्यक्ति जो इधर उधर भागे जा रहा है, मतलब उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, बार बार चेंज कर रहा है अपनी जगह को, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, या अपनी जगह को या अपने एक मोटिव को बार बार चेंज कर रहा है। जैसे आजकल बहुत है ये चीज कि किसी ने कुछ कर लिया, फिर दूसरे वक्त किसी ने कुछ कर लिया, मतलब किसी भी काम के अंदर लोग एकदम से स्विच कर जाते हैं। तो ऐसे जो सिनेरियो चल रहा है, उन सब चीजों के लिए कि नो रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोर, मतलब ये जो रोलिंग स्टोन है, जो इधर उधर रोल हो रहा है, मतलब कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, तो वो एकदम अचीवमेंट नहीं ले सकता। ठीक है ना, क्योंकि अचीवमेंट के लिए वी नीड कमिटमेंट, हमें एक ही चीज पे रुकना है, उस पर काम करना होता है। तो इसके ऊपर आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे। जहाँ 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 इच्छा है, जहाँ रस्त मतलब जहाँ पे आपकी इच्छा होगी वहां पे आपको एक रास्ता भी मिल जाएगा, तो उसके ऊपर आपको लिखना है पैराग्राफ। होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये आप कर लेंगे आराम से। स्पीच इज सिल्वर साइलेंस इज गोल्ड। इसका मतलब ये है कि अपनी बात को कहना ठीक है, अच्छी बात है, एक सिल्वर है, बट कुछ जगहों पर शांत रहना वो गोल्ड का अमाउंट कहा गया, उसको काफी इंपॉर्टेंट और प्रीशियस कहा गया है। अगर कोई चीज आपको नहीं पता तो ये नहीं उसके ऊपर बोलते ही जाओ बेवक, एटलीस्ट उसके ऊपर कुछ मत बोलो। आपको नहीं पता तो आप चुप रहो। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। इसका बेसिक मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो एक चाइल्ड होता है वो एक फादर ऑफ द मैन। इसका बेसिक सेंस ये है यार, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। इसका बेसिक सेंस ये होता है कि कोई भी जो चाइल्ड है वो क्या होता है, उस चाइल्ड का, कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो वो, जो उसकी लर्निंग एज होती है एक चाइल्ड की, वो छोटेपन की होती है। तो वो जो भी इमोशंस सीखता है या जो चीजें वो सीखता है बचपन में, तो वही सब चीजें वो बड़े होके लर्न करता है, वही सारी चीजें उसकी पर्सनालिटी में एक दिखती है। ठीक है, तो इसी के बारे में बात किया हुआ था, चाइल्ड इज द फादर ऑफ अ मैन। कि मतलब जो भी कोई चाइल्ड है वो अपने चाइल्डहुड में जो भी इमोशंस ट्रॉमा या जो भी चीजें वो सीख रहा है, कहीं ना कहीं वो सारा चाइल्डहुड उसका उसके एडल्टहुड में रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसके बारे में आपको इसके अंदर थोड़ा लिखना होगा, जो बच्चों के ऊपर जो पास्ट ट्रॉमास कह लो, काफी आपने देखा होगा ऐसे बच्चे होते हैं जिनका बचपन बहुत ट्रॉमास में गुजरा होता है, तो उनके एडल्टहुड में वो चीजें रिफ्लेक्ट होती है। तो ये उस बारे में है। एन आइडल ब्रेन इज द डेविल्स वर्कशॉप। अब इसे आसान बातों में बोलो तो होता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो वही बात है कि अगर आपका काम मतलब आइडल ब्रेन, आइडल बेसिकली एक्टिव नहीं है, नॉट वर्किंग, अगर आपका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, अगर आपने अपने दिमाग को मीनिंगफुल तरीके से या फिर प्रोडक्टिव तरीके से अपने माइंड को यूज नहीं करा है, तो आपके दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट बहुत ज्यादा गैदर हो जाएंगे। तो ये उसी की बात करते हैं।
विद विर्थ एंड लाफ्टर लेट ओल्ड wrinkles कम। इसका मतलब ये है, मिर्थ मतलब कि जॉय हो गया, एंड लाफ्टर आप लोग जो एंजॉयमेंट कर रहे हो, wrinkles मतलब कि जो ओल्ड एज होते हैं, तो जो झुर्रियां पड़ जाती हैं चेहरे पे। तो इसमें ये बात करिए कि इंसान को जॉय एंड चीयरफुल तरीके से रहना चाहिए। ठीक है, जॉय एंड चीयरफुल तरीके से आगे बढ़ना चाहिए लाइफ के अंदर। उसे अपने कल की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे अपने ओल्ड होने की इतनी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे अपनी लाइफ हैप्पीली एकदम एंजॉय करनी। ठीक है ना। तो ये इस बारे में बात करता है, वो कहता है कि जो wrinkles है ना इंसान की, तो नेचुरल, ये ना हो कि टेंशन की साइड से wrinkles आ चुके हैं, तो ये वाला सिनेरियो ना हो। तो इस चीज में ये कहा गया है, और ये हमारा विलियम शेक्सपियर ने कहा है, हमारे द मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंदर इसकी बात करी गई। ठीक है। तो ये कुछ पैराग्राफ आते हैं आपके पैराग्राफ राइटिंग के अंदर। आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ आया हो। ठीक है ना। अब है ये कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियसली आ चुके हैं, लाइक व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शेक्सपियर एज अ कॉमेडियन। वो आपको उनके बारे में डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब एंड एनालाइज द करेक्टर ऑफ शार्लॉक। तो ये सारे जो क्वेश्चन है आप एक बार इसे प्लीज पढ़ लेना। हाउ वुड यू एवेल्यूएट द करेक्टर ऑफ शार्लॉक इन द ड्रामा ऑफ मर्चेंट एंड वेनिस। कि आप किस तरीके से शार्लॉक के करेक्टर के बारे में लिखें। मर्चेंट एंड वेनिस की स्टोरी के बारे में जानेंगे, उस स्टोरी को थोड़ा बहुत हम इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। तो अब अगर बात करा जाए तो ये जो सारे क्वेश्चन है ये पहले हमारे पास जो है इसके रिलेटेड आ चुके हैं। राइट अ नोट ऑन ड्रामेस्टिक सिग्निफिकेंस ऑफ रिंग एपिसोड इन द प्ले। तो जो रिंग एपिसोड होता है लास्ट में, जिसमें वो एडवोकेट बनकर आती है वो लड़की, जब वो रिंग मांग लेती है, उसके बारे में आपको इसमें लिखना है। तो बेसिकली आपको ये सारा, अभी हम स्टोरी डिस्कस करेंगे तो ये सारे आंसर आप अपने आप से ही फ्रेम कर पाएंगे। और एक आपके सिलेबस में प्रीफिक्स भी आते हैं। अब जैसे पॉसिबल के आगे प्रीफिक्स होता है, जो हम वर्ड आगे लगा देते हैं जिससे मीनिंग चेंज हो जाता है। पॉसिबल के आगे इन लगा दो, इम्पॉसिबल हो गया। डिसेंट के आगे आयन लगा दो, इंडिसेंट हो गया। इंटरेस्टिंग के आगे अन लगा दो, इंटरेस्टिंग हो गया। लॉजिकल के आगे आयन लगा दो। तो प्रीफिक्स, जो वर्ड हम आगे लगाते हैं वो होता है प्रीफिक्स, जो पीछे लगाते हैं वो होता है सुफिक्स। ठीक है, ये आप इजिली कर लोगे। प्रिसाइज राइटिंग आती है, जो मैंने पीछे टॉपिक दिखाया, टेंस करेक्शन आता है, और पैरा राइटिंग आ सकती है। और प्रिसाइज राइटिंग में होता है कि आपको एक पैराग्राफ बड़ा सा दिया होता है, आपको इस पैराग्राफ को पढ़ के समझिए, एक छोटा सा अपनी लैंग्वेज में उसे लिखना होता है प्रिसाइज राइटिंग में। टेंस करेक्शन में आपको टेंसेस दिए होते हैं, आपको उसे रीड करके बस उनकी मिस्टेक को जानना होता है। पैरा राइटिंग, जो हमने अभी पीछे टॉपिक पढ़े, 200 वर्ड से एक्सीड नहीं करते, उस टाइप के पैरास कुछ आते हैं पेपर के अंदर। अब मर्चेंट ऑफ वेनिस की अगर हम थोड़ी सी स्टोरी देखें, तो देखिए जो मर्चेंट ऑफ वेनिस की स्टोरी है ना, वो बेसिकली एक तो वो स्टोरी हमें दो दोस्तों की यारी के बारे में ही बताता है। इसके अंदर कुछ कैरेक्टर होते हैं, एक होता है एंटोनियो और एक होता है बेसिनियो। अब एंटोनियो और बेसेनियो कौन होता है? एंटोनियो और बेसेनियो हमारे दो अच्छे दोस्त होते हैं, दो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं एंटोनियो और बेसेनियो। ठीक है, ये आप लोग पढ़ना चाहो तो आप इसे पढ़ लेना, लेकिन मैं जो भी आपको स्टोरी बता रही हूँ वो नॉर्मल ही आपको स्टोरी बता रही हूँ। तो जो एंटोनियो और बेसेनियो होते हैं वो दो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, जिसमें जो एंटोनियो होता है ना वो एक मर्चेंट होता है, वो शिप्स का काम करता है हमारा एंटोनियो। ठीक है। और बेसेनियो क्या होता है? बेसेनियो अपने दोस्त के पैसे पे पल रहा होता है, मतलब कि उसका सीन ये है कि उसे बेसेनियो को कमाने वाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका ये है कि मैं कहीं पर अच्छी जगह शादी कर लूंगा और वहीं से अपना लिवलीहुड अच्छा खासा चल जाएगा। तो उसका ये थॉट प्रोसेस है उसका, बेसेनियो का। ठीक है। और एंटोनियो कौन है? एंटोनियो हमारा एक मर्चेंट होता है। ओके। अब ये होता है कि अब बेसनियो को पता चलता है कि इसके अंदर पोर्शिया होती है, एक क्वीन होती है पोर्शिया, तो उसकी शादी का इसे पता चलता है बेसेनियो को। तो वो चाहता है कि वो पोर्शिया से शादी करना चाहता है, जो कि बेलमेंट की रहने वाली होती है। ठीक है, वो बहुत वेल्दी फैमिली की होती है। तो ये उससे शादी करना चाहता है पोर्शिया से। तो जब पोर्शिया से शादी करना चाहता है तो ये जो बेसेनियो है वो अपने दोस्त को कहता है, यार मेरे को अच्छे से सूट बूट पहन के जाना है, उसे शादी करने के लिए मुझे दिखाना तो पड़ेगा ना कि मैं भी किसी अच्छे घर से हूँ, या फिर मेरा भी एक स्टेटस है। तो वो दिखाने के लिए वो इसको कहता है अपने दोस्त उसको एंटोनियो को कि यार मेरे को ना थोड़े पैसे उधार पे दे दे। लेकिन एंटोनियो एक मर्चेंट होता है, तो उस टाइम पे एंटोनियो ने क्या करा होता है, उसकी उसका शिप्स का काम होता है। तो उस टाइम पे उसकी जो सारी शिप गई हुई होती हैं, तो उसका जो इन्वेस्टमेंट है पैसे का वो सब अभी शिप में लगा होता है, तो अभी एंटोनियो के पास पैसे नहीं होते कि वो उसको दे सके बसीनियो को। तो फिर एंटोनियो क्या करता है? एंटोनियो एक लोन उठाता है, किससे? एक वहां पे मनी लेंडर होता है, शार्लॉक। वो शार्लॉक कौन है स्टोरी में? शार्लॉक है मनी लेंडर। तीन नाम याद रखिए आप, एक तो नाम भी याद रखिए बसीनो। बसीनो कौन है? एंटोनियो का फ्रेंड। ठीक है, एंटोनियो, एंटोनियो का फ्रेंड है बसीनो।
और शार्लोक है अपना मनी लैंडर। और पोर्शिया है हमारी क्वीन, जिससे इसको शादी करनी है। किसको शादी करनी है? बसीनो को पोर्शिया से शादी करनी है, तो इसलिए वो 3000 जो है बोरो करता है शार्लोक से। और एक जो शार्लोक है ये एक जेविश मनी लैंडर होता है। ठीक है। अब शार्लोक को लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि शार्लोक क्या करता है, वो जब भी पैसे देता है ना तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है शार्लोक, इसलिए लोग शार्लोक को पसंद नहीं करते बेसिकली, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो इसमें क्या होता है कि इतना ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है शार्लोक, तो फिर अब शार्लोक चार्ज होता है, लेकिन इन लोगों की बनती नहीं है आपस में, शार्लोक की और एंटोनियो की आपस में नहीं बनती। ठीक है। तो अब जो है बसीनियो कहता है कि भाई इससे पैसे ले लेते हैं, और अपना श्योरिटी वो इसको बना देता है एंटोनियो को। बसीनियो जब पैसे बोरो करता है शार्लोक से, तो वो अपना एज अ गारंटर बना देता है एंटोनियो को। तो अब शार्लोक की तो दुश्मनी होती है ना एंटोनियो से, तो शार्लोक कहते हैं चलो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम्हारे में मैं ड्रेस भी चार्ज नहीं करूंगा, बट मैं तुम्हें एक पर्टिकुलर डेट दे रहा हूँ, तुम्हें उस डेट तक पैसे देना है। अगर तुम उस डेट तक पैसे नहीं दे पाए, तो वो क्या करेगा, वो एंटोनियो की फ्लैश ले लेगा। वो 1 पाउंड फ्लैश ले लेगा, किसकी? एंटोनियो की। ठीक है। और 3 3 महीने का टाइम होता है इनके पास वो अमाउंट को पेड करने का। ठीक है। जिसमें कितना बोरो करते हैं? 3000 डिकॉर्ड्स ये लोग जो है बोरो करते हैं, तो उसमें इनके पास 3 महीने का टाइम होता है कि आपको ये पे करना है, वरना एंटोनियो का फ्लैश ले लूंगा मैं उसके बदले में। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब पैसे तो मिल गए इन लोग को, तो अब क्या करता है भाई, बसीनो को तो पैसे मिल गए, वो तो खुश अपना। तो भाई बसीनो क्या करता है अपना, चला जाता है बेलमोंट, एंड वो सक्सेसफुली चूज कर लेता है सही कास्केट। उसके अंदर कास्केट होती है लेड की, जो वो सही चूज करता है। 3 कास्केट होती है, गोल्ड की होती है, सिल्वर की होती है, लेड की होती है। लेड वाली ठीक होती है, तो वो लेड वाली को चूज कर लेता है। ठीक है। अब क्या हुआ, उसने उसने उसको चूज कर लिया। फाइनली इन दोनों की मैरिज हो जाती है। लेकिन इस बीच में जो शार्लोक होती है, शार्लोक की जो डॉटर होती है, वो लोरेंजो के साथ भाग जाती है। ठीक है। इसलिए शार्लोक पहले से ही बहुत पिलसा हुआ होता है कि एक तो उसकी बेटी भाग गई लोरेंजो के साथ, तो आधे से ज्यादा खून उसका पहले से लगा होता है। और एंटोनियो को वो स्टार्टिंग से ही हेट करता है, जो शार्लोक है वो एंटोनियो को स्टार्टिंग से ही हेट करता है। ठीक है ना। तो अब इस सिचुएशन में क्या होता है, अब इसकी तो शादी हो गई, बेसेनियो की तो शादी हो चुकी है उससे, उसकी जो किंग पोर्शिया है उससे। अब जो उसकी जो वो है, शार्लो की बेटी तो भाग चुकी होती है, तो इस केस में क्या होता है कि बसीनिया को जो पैसे हैं, वो बसीनिया पैसे लेता है पोर्शिया से, पोर्शिया को बताता है कि यार मैंने ऐसे इतना अरेंजमेंट करा है तुमसे शादी करने के लिए, मैंने अपने दोस्त से पैसे बोरो किए थे, मुझे 3000 देने हैं डुकेट्स अपने फ्रेंड को, वरना बहुत ज्यादा इश्यू क्रिएट हो जाएंगे। बट अब इस सब चीजों में क्या होता है, जब ये सारी बातें होती हैं तब तक बहुत ज्यादा डिले हो चुका होता है। तब तक क्या हो चुका होता है, इतना डिले हो चुका होता है कि सारा मैटर का कोर्ट तक जा चुका होता है। अब जैसे कि इसमें मैंने इतना इलेबोरेट करके नहीं लिखा, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि स्टोरी काफी बड़ी है। इसमें क्या हुआ, जो शार्लोक की जो डॉटर है जेसिका, वो लोरेंजो के साथ भाग जाती है। ये एक क्रिश्चियन फ्रेंड होता है, बसीनियो का ही दोस्त होता है लोरेंजो। एंड एंटोनियो का ऊपर क्या होता है, टेकिंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ शार्लोक वेल्थ विद हर। और शार्लोक का एक वेल्थ वो अपने साथ ले जाती है। दिस इवेंट फ्यूल शार्लोक्स एंगर एंड डिजायर फॉर रिवेंज। और ये सब चीजों ने एक पेट्रोल का काम कर दिया शार्लोक की जिंदगी में, जिससे उसका एक रिवेंज की जो शक्ति थी ना, वो और ज्यादा बढ़ रही थी। क्योंकि एक तो उसकी बेटी भाग गई उसके पैसे लेके, इस चीज का उसके अंदर बहुत ज्यादा वो था कि मेरी डॉटर भी एक तो डॉटर भी गई और साथ में पैसे लेके भी चली गई, तो आधे से ज्यादा गुस्सा शार्लोक को इस चीज की भी फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर बढ़ चुकी थी। तो क्या हो गया, अब न्यूज गई उसके बाद अराइव हुई बेलमेंट में कि जो एंटोनियो की जो शिप है वो लॉस्ट हो चुकी है। मतलब ऐसे रूमर्स फैले कि भाई जो एंटोनियो की शिप है वो सारी की सारी डूब चुकी है, जिससे एंटोनियो बहुत ज्यादा, अब वो उसके पास पैसे नहीं रहे कि वो 3000 उसको दे सके। तो लिविंग इन बैंक करप्ट एंड अनेबल टू रीपे शार्लो। तो क्या हो गया, जब उसकी शिप सारी डूब गई, ऐसी सब में रूमर्स फैल गई, अब इससे वो बैंक हो गया, वो शार्लो को पे नहीं कर पाएगा। शार्लोक इंसिस्ट ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द बॉन्ड एंड हैज एंटोनियो अरेस्टेड। अब क्या हुआ, शार्लोक जो था उस बॉन्ड के अकॉर्डिंग फुलफिल नहीं कर पाया, जिसमें मतलब कि एंटोनियो को फुलफिल करना था ना शार्लोक को। तो जो एंटोनियो है वो बॉन्ड के अकॉर्डिंग पैसे नहीं दे पाया शार्लोक को, इसलिए एंटोनियो को अरेस्ट कर लिया गया। अब क्या हुआ, जब एंटोनियो अरेस्ट हुआ, ये बात पहुंची उसके दोस्त बसीनो तक। बसीनो ने पैसे लिए अपनी पोर्शिया से, पैसे लेकर वो कोर्ट में पहुंचता है और वो पैसे देता है कि लो भाई, 3000 तुमने दिए थे, तुम 6000 रख लो। ठीक है।
बट शार्लोक अपनी जिद पर अड़ा होता है, वो कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो पूरे, मेरे को तो आप सिर्फ फ्लैश ही चाहिए। वो अपनी जिद पर अड़ा होता है कि अब उसको एंटोनियो का फ्लैश ही चाहिए। और वो फ्लैश इसलिए चाहता था कि उसे पता था कि अगर वो कहीं से भी पोर्शन फ्लैश का काटेगा उसके बॉडी से तो ब्लीडिंग होगी, और ब्लीडिंग से वो मर जाएगा एंटोनियो। तो उसका रिवेंज इस तरीके का था कि वो चाहता था कि हाँ भाई मरता है तो मर जाए, उसको कोई टेंशन नहीं, तो उसको तो अपने रिवेंज से मतलब था। ठीक है। तो अब इस केस में क्या होता है, अब जब ये सारा सीन होता है तो पोर्शिया एक डिस्गस्ड एज अ यंग मेल लॉयर बन के आती है जिसका नेम होता है बल्थसार। तो पोर्शिया एक लॉयर की तरह आती है कोर्ट रूम में, क्योंकि पहले लेडीज को ऐसे एडवोकेट बनना अलाउड नहीं होता था, तो वो एज अ बल्थजार दाढ़ी मूछे लगा के सूट बूट पहन के अपना कोर्ट में आती है। एंड नरेशिया उसके साथ आती है जो कि उसकी केयर टेकर होती है, डिस्गस्ड एज हर क्लर्क, वो उसकी क्लर्क बनकर आती है। ठीक है, वेनिस में वो आती है। इन दिस ड्रामेटिक ट्रायल सीन पोर्शिया क्लियरली आर्ग्यूज दैट, अब इस सीन में क्या होता है भाई, पोर्शिया कहती है कि जो शार्लोक है वो इंटाइटल्ड दैट टू पाउंड ऑफ फ्लेश, द बॉन्ड डज नॉट परमिट हिम टू शेड एनी ऑन्टोनियस ब्लड। तो वो कहती है कि इस बॉन्ड में तो है कि वो पाउंड ऑफ फ्लेश लेगा, बट ये हम परमिट नहीं कर सकते कि वो उसकी बॉडी से कोई किसी भी तरह की फ्लैश ले। सिंस इट इज, क्योंकि ये इम्पॉसिबल नहीं है कि बिना ब्लड के कोई भी फ्लैश निकल सके, तो शार्लोक इसे लीगली क्लेम नहीं करता, ऐसा पोर्शिया कहती है। लेकिन सामने वाले इस बात को मानते नहीं, अथॉरिटी भी इस बात को नहीं मानती। उसके बाद जो पोर्शिया है वो लूप होल निकालती है, वो कहती है कि एक वेनेटियन सिटीजन के होते हुए वो कहती है कि कोई भी जो ज्यूइश पर्सन होता है वो क्रिश्चियन को मार नहीं सकता। वो ये बात बोलते हैं कि हमारे स्टेट लॉ में भी ऐसा है कि कोई भी जो क्रिश्चियन है वो किसी भी मतलब कि कोई भी जो ज्यू है वो किसी भी क्रिश्चियन का खून नहीं बहा सकता, वो किसी भी क्रिश्चियन को मार नहीं सकता। जब ये बात बोलती है पोर्शिया, तो इस बात को सुन के अथॉरिटी भी कहती है हाँ ये तो हमारे स्टेट लॉज में है। तो जब ये बात आती है तो ये हो जाता है कि भाई ये जो इनका एग्रीमेंट है, ये जो उन्होंने बॉन्ड साइन करी है, ये तो पहले से ही वॉइड है। ये तो फ्रॉम द बिगनिंग वॉइड है ये बॉन्ड, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, हमारे स्टेट लॉ के अगेंस्ट है। तो इन सब के चलते हुए फिर जब अथॉरिटी को भी लगता है कि हाँ भाई बात सही बोली है, और उसको भी लग जाता है शार्लो को अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई, तो वो कहता है लाओ मुझे फिर पैसे ही दे दो। वो कहता है मुझे पैसे ही दे दो, अब अगर ऐसा सीन है। तो वो पैसे मांगने को तैयार, वो पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, लेकिन इसमें एंड में वो पैसे देने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन इसमें जो है पोर्शिया ये कहती है कि अब इसने एक गुनाह करा, या इसने जो बॉन्ड है वो एकदम गलत ही इलीगल बॉन्ड थी और डिमांड भी बिल्कुल इलीगल थी। तो इस चक्कर में क्या होता है, अब लास्ट में ये लोग क्या कराते हैं कि जो शार्लोक होता है उसको क्रिश्चियनिटी के अंदर जो है कन्वर्ट कराते हैं, कि जो शार्लोक है उसको क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट करा जाए। और उसकी जितने भी इस्टेट है, मतलब उसका जितना भी एसेट है वो सबके सब लोरेंजो एंड जेसिका को दे दिया जाए। मतलब बुरा शार्लोक ही है, एज अ विलन भी वही है और एज अ विक्टिम भी शार्लोक ही माना गया है। विलन इसलिए माना गया क्योंकि उसकी सोच हमेशा से ऐसी खराब थी, वो इतना ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता था, लोगों को पैसे देता था। उसकी रिवेंजफुल, बहुत ज्यादा रिवेंज था उसके माइंड में कि हाँ भाई उसने एंटोनियो से रिवेंज लेना है। तो उसका जो थॉट प्रोसेस था इस चक्कर में उसका एज अ विलन भी माना गया। लेकिन एंड में विक्टिम भी वही बना है, क्योंकि बुरा भी उसके साथ ही हुआ। एक तो उसका जीव से उसे क्रिश्चियन बनना पड़ा, उसके साथ साथ जो उसके पास एसेट थे, जो प्रॉपर्टी थी, वो सारे के सारे उसको अपने डॉटर लोरेंजो और जेसिका, मतलब जेसिका एंड लोरेंजो को उसे वो ट्रांसफर करनी पड़ गई सारी प्रॉपर्टी। एंड जो है डिफीट शार्लोक ही हुआ। एज अ विलन भी शार्लोक को ही माना जाता है और विक्टिम भी शार्लोक को ही माना जाता है। The play concludes with the revelation of Portia's and Naricia's disgrace and happy news that some Antonio ship have in fact returned safely. अब वो जो ह्यूमर हुई थी ना उस टाइम पे कि यार उसकी जो एंटोनियो है उसकी सारी शिप डूब चुकी है, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, एक ऐसी खबर आई, एक ऐसी न्यूज आई कि जो एंटोनियो की शिप है वो डूबी नहीं है, वो सब कुछ सेफली जो है वापस आ चुकी है। जिससे जो एंटोनियो के फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे वो सारे के सारे रिजॉल्व हुए। ठीक है, बेसिकली हैप्पी एंडिंग हुई थी इस स्टोरी की। तो ऐसी ये स्टोरी थी बेसिकली। ठीक है, जिसमें हमने देखा, हमने इसमें क्या देखा, हमने बेसिकली, हमने इसमें चार करेक्टर है, एंटोनियो, बेसेनियो, पोर्शिया, शार्लोक। ठीक है, मेन चार करेक्टर है। एंटोनियो कौन था, हमारा मर्चेंट था शिप्स का। बेसेनियो इसका फ्रेंड था, बेस्ट फ्रेंड थे ये लोग। पोर्शिया कौन थी, बेसेनियो की वाइफ थी, जो कि इनकी शादी हुई थी, जिसने लड़की एकदम सही पास कास्केट इसने चूज करी थी। ठीक है ना।
तो इस तरह से ये स्टोरी थी ना मर्चेंट ऑफ वेनिस की। बट हाँ, लास्ट में इसमें ना ये रिंग मांग लेती है उसे। वो कहते हैं कि हम आपको क्या पे कर सकते हैं, तो वो कहती है नहीं मुझे कुछ पेमेंट नहीं चाहिए, लेकिन वो कहता है कि मैम आपको कुछ तो, सर आपको कुछ तो देना पड़ेगा, आपने हमारी इतनी मदद करी है। तो वो उससे वो रिंग ही मांग लेती है, जो रिंग उसकी एंगेजमेंट रिंग होती है, वही पोर्शिया उससे रिंग मांग लेती है। और वो दे भी देता है उस रिंग को। बाद में से पता चलता है कि वो एडवोकेट बनकर इस पोर्शिया ही आई थी कोर्ट के अंदर। तो ये एक ऐसा इनका सीन होता है पूरा का पूरा। ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, स्टोरी आप लोगों को समझ आई? आई होप समझ आई हो। नहीं समझ आई हो तो प्लीज एक बार बता देना, फिर मैं इसे एक बार दोबारा बता दूंगी किसी वीडियो में। समझ आई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आई तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सो जो इसमें विलियम शेक्सपियर के बारे में बताया गया, मतलब क्वेश्चन आता है विलियम शेक्सपियर के बारे में, तो आप लिख सकते हो कि विलियम शेक्सपियर एक इंग्लिश प्ले राइट थे, पोइट थे, एक्टर थे। बहुत अच्छी अच्छी इन्होंने पोइट्री लिखी है इंग्लिश में। काफी ज्यादा इनके जो ड्रामा थे उनके अंदर सब कुछ होता था। ठीक है। कॉमेडीज होती थी, हिस्ट्री होती थी, ट्रेजेडीज, रोमांस वगैरह, वो सब इसके अंदर इंक्लूड होता था। इनका बर्थ प्लेस था स्ट्रैफोर्ड इंग्लैंड में, बाय द वे थे ये। इन्होंने 39 प्लेस लिखे हैं, 154 सॉनेट्स लिखे हैं, 2 लॉन्ग नैरेटिव पोयम इन्होंने लिखी है। इनकी कुछ फेमस ट्रेजेडीज हैं, हैमलेट, मैकबेथ एंड ओथेलो। फेमस कुछ कॉमेडीज हैं इनकी ये। फेमस हिस्ट्रीज भी इनकी हैं। ठीक है। तो बेसिकली विलियम शेक्सपियर ने एक अपना बहुत अच्छा रोल प्ले कराया एज अ ड्रामेटिस्ट। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज लिखी है जिससे लोगों को पढ़ने में भी मजा आता था। अब जो विलियम शेक्सपियर है इसको एज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट कहा गया वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि उनकी टाइमलेस क्वालिटी एंड डेप्थ एंड यूनिवर्सलिटी ऑफ वर्क, उनके काम के चक्कर में उनको जाना गया है। ठीक है। हिज प्लेस एक्सप्लोरर वॉल्स रेंज ऑफ ह्यूमन इमोशन। इनके जितने भी प्लेस होते थे वो सारे सारे ह्यूमन इमोशंस पर होते थे, जैसे लव, जेलेसी, एम्बिशन, बीट्रायल, फॉरगिवनेस। इन सब चीजों के ऊपर इनका जो प्ले होता था वो सब बेस्ड होता था। शेक्सपियर revolutionized drama by creating complex characters and realistic dialogue, making his stories relatable across culture and generation. जो शार्लोक थे, ये जो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स एंड रियलिस्टिक डायलॉग्स लाते थे, इन सब से क्या होता था, इनके जो ड्रामास थे पूरे कल्चर्स में जनरेशन बाय जनरेशन वो चलते आ रहे हैं आज भी। क्योंकि उनकी जो एबिलिटी थी कॉमेडी की, ट्रेजेडीज की, हिस्ट्री की, रोमांस, ये सब जो इस तरीके से लोग ड्रामा को पूरा इंक्लूड करते थे, उन सब से लोगों को बहुत अच्छा लगता था, लोगों को काफी इंटरेस्ट आता था इनके स्टोरीज पढ़ने में। हम्म। तो अगर कभी भी क्या आ जाए कि विलियम शेक्सपियर एक अच्छे ड्रामेटिक्स थे, तो हाँ जी थे, क्योंकि उनकी स्टोरीज बहुत यूनिक होती थी, काफी कॉम्प्लेक्स होती थी, डायनेमिक करेक्टर होते थे उसके अंदर, और ह्यूमन इमोशंस के ऊपर वो लोग अपनी स्टोरी बनाते थे। तो इस तरह से आप उस आंसर को ऐसे पॉइंटर्स में एलेबोरेट करके लिख सकते हैं। अब आया करेक्टर एनालिसिस ऑफ शार्लोक इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। अब अगर करेक्टर एनालिसिस देखा जाए शार्लोक का, तो शार्लोक ने एज अ विलन भी प्ले करा और एज अ विक्टिम भी बेचारे ने प्ले करा है। तो एज अ विलन की भाई वो बहुत ज्यादा पैशनेट रहता था मनी के लिए। उसको पैसे से मतलब था, इंसान मरता है मर जाए, उसको टेंशन नहीं, तो उसको बस पैसा चाहिए था। ही इज अ मिस्टर मैन हु होर्ड्स एंड फॉर हिज इवन स्पेंड अ सिंगल पेनी इज अ टॉर्चर। मतलब वो मिस्टर काफी कंजूस बंदा था, वो एक एक पैसा भी ना सोच सोच के खर्च करता था। और मनी लैंडिंग वो करता था, थोड़े पैसे देता था, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता था वो पैसे के ऊपर। ठीक है। His vindictiveness for is even stronger than his love of money is hated and Antonius one of the Christians who is। अब देखो, अब इसका क्या सीन था, इसका जो प्यार था वो सिर्फ मनी ही था। ठीक है। और एंटोनियो को ये पसंद नहीं करता था। इसकी जो मतलब कि ये इसके अंदर कोई भी सिंपैथी नहीं थी किसी भी क्रिश्चियंस के लिए, इसके अंदर कोई भी सिंपैथी नहीं थी एंड इसके अंदर शार्लोक के अंदर। ठीक है। अब हिज रिवेंज एंड ब्लड थ्रेस नेचर। अब उसका नेचर था कि भाई उसे तो रिवेंज लेना है, और उसका एकदम खून का पैसा वाला नेचर है उसका एंटोनियो के लिए स्पेशली, क्योंकि एंटोनियो और वो अच्छे दोस्त कभी भी नहीं रहे, वो एंटोनियो से नफरत करता था। इसलिए उसका नेचर रिवेंज वाला था एंटोनियो के प्रति। सुस्पिशियस नेचर, उसका नेचर काफी जगह बहुत सुस्पिशियस है, वो किसी को ट्रस्ट नहीं करता था, अब इवन अपनी खुद की डॉटर पे ट्रस्ट नहीं करता था, वो अपनी खुद की डॉटर को 1 रुपया नहीं देना चाहता था। वो इन सब चीजों में भरोसा ही नहीं रखता था। तो ये कुछ एंटोनियो उसका, हमने शार्लोक के करेक्टर के बारे में देखा थोड़ी बहुत चीजें। आई होप आप लोग को ये समझ आई हो। अब ये जो क्वेश्चन है, वर्ड यू अंडरस्टैंड बाय शेक्सपियर्स कॉमेडी, आप इसके बारे में लिख सकते हो, इनके इलस्ट्रेशन में आप इनके इस ड्रामा के बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। डिस्क्राइब एंड एनालाइज कैरेक्टर ऑफ शार्लोक द Jew in Shakespeare's
द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसके अंदर जो भी हमने शार्लॉक के बारे में पढ़ा, पहले अगर आप कुछ लिख रहे हो पहले थोड़ा स्टोरी के बारे में बता दो, फिर करेक्टर पे आना, ताकि आंसर की भी थोड़ी लेंथ बढ़ेगी। हाउ वुड यू एवेल्युएट द करेक्टर ऑफ शार्लोक इन द ड्रामा मर्चेंट ऑफ वेनिस। अब इसके करेक्टर को देखा जाए तो एज अ विक्टिम भी और एज अ विलन भी इसने ही प्ले करा है। तो पहले थोड़ा बताओ, फिर उसके बाद विक्टिम एंड विलन के जो पॉइंट्स आपको लिखते हैं वो आप इसमें मेंशन कर दीजिए। वाई इज विलियम शेक्सपियर कंसिडर एज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, वो हमने अभी देखा विलियम शेक्सपियर के बारे में, तो आप इसके अंदर वो चीजें लिख सकते हो। विलियम शेक्सपियर के ड्रामेटिस्ट के ऊपर आपको लिखना है वो आप लिख देंगे। डिस्कस द करेक्टर ऑफ विलन इन द प्ले ऑफ मर्चेंट, विलन भी हमारा शार्लोक ही था। अब ये वही है, राइट द नोट ऑन द ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ द रिंग एपिसोड इन द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस, हु इज द हीरो ऑफ द प्ले। राइट डाउन नोट इन द, ये सब कुछ सेम ही है, ज्यादा कुछ अलग नहीं है। सो आई होप ये सब अब आप कर लेंगे। अगर आपको स्टोरी में किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज बता देना। मेन कैरेक्टर इसमें चार ही हैं, ठीक है ना। बाकी यही सब आया है, पिछली पहले भी एग्जाम में यही सब ही आया है, इन्हीं सब क्वेश्चंस के ऊपर ही आया है पेपर। सो आई होप आप लोगों को ये सब समझ आया हो, इसके अलावा इसमें ऐसा कोई कंटेंट नहीं है, ठीक है। सो आई मस्ट से थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, वरना मैं कोशिश करूंगी कि इसका जो ये लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। और प्लीज स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो। थैंक यू सो मच।